हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में पूरे बुक से जितने भी महत्वपूर्ण अंतर वाले क्वेश्चन हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में अंतर वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है, वो भी पूरे 3 नंबर में, या कभी कभार ही ऐसा हो जाए कि 2 नंबर में, नहीं तो ज्यादातर क्या होगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दिखाई पड़ता है। ज्यादा अंतर है नहीं आपके, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका अंतर है प्यारे बच्चों वो है कि स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको एकदम 100 में 100% तैयार कर लेना है, और वो कौन कौन से हैं ये भी हम अभी आपको बताएंगे। जिनमें से पहला तो आपका यही है कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर। तो भाई, स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण, स्व का मतलब अपने आप में ही, कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प में रह जाएं या उसी पुष्प के मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प में रहें तो वो स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है? एक ही जाति के दूसरे पुष्प में परागकण जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे या एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है क्या? स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है कि यह एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच होता है, मतलब एक ही जाति के दो फूल रहेंगे उनके बीच होगा। और जो स्वपरागण है अगला, इनमें प्रायः द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। अगर पुष्प द्विलिंगी होगा तभी तो स्वपरागण होगा, ठीक, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल में होने चाहिए। और पर परागण में क्या है? इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, यानी इसमें एक लिंगी तो हाँ रहेगा तो होगा, बाकी द्विलिंगी भी हो सकता है। ठीक, अगला है कि स्वपरागण में इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं, यानी इसमें पुष्प का सुगंधित और रंगीन होना कोई अनिवार्य नहीं है, तो ये नहीं होते हैं। ठीक है ना। और इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं, किसमें? पर परागण में। स्वपरागण में अगला है बच्चों कि इनमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? स्वपरागण, क्योंकि पुष्प रंगीन नहीं होता, मकरंद युक्त नहीं होता, ठीक है ना, सुगंध नहीं होता इसमें, तो इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, अपने आप मतलब हो जाता है। ठीक। और स्वपरागण में, पर परागण में क्या होता है? इसमें परागण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी इसमें चमगादड़ द्वारा, उसके बाद तितलियों द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, ठीक है, और जैसे इसी तरह मतलब और कीट अन्य हैं, तो इनमें वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक, तो इसके लिए क्या होता है? माध्यम की जरूरत होती है। और एक चीज सबसे जरूरी बच्चों आपको जो अंतर वाले में समझना है वो ये है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, कि अंतर में आप आगे वाला याद कर लीजिए, पीछे वाला यानी आपका ये इसका जो अपोजिट होता है ना, जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी 90% केस में ऐसा होता है कि जो आप यहां लिखते हो उसी के अपोजिट आप ज्यादा लिख दीजिए। जैसे इसमें था, ठीक, बहुत कम ही ऐसा होता है कि हाँ इस तरह से ना हो, नहीं तो अक्सर यही, जैसे इसमें कह रहा है एक ही पुष्प में होता है तो इसमें एक ही जाति के दूसरे पुष्प में होता है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होता है तो इसमें एक लिंगी या द्विलिंगी भी हो सकता है। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होता है तो इसमें सुगंधित व रंगीन, ठीक है ना, मतलब इसमें नहीं होता है तो इसमें होता है। ठीक, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें होती है। तो ज्यादातर उसी का क्या है? उल्टा चलता है। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं अगला। अगला परागण और निषेचन में अंतर, यह भी इंपॉर्टेंट है। परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है? देखिएगा, परागण में क्या होता है? यह पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की घटना होती है, यानी जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो ये घटना परागण। लेकिन निषेचन क्या होता है? ये नर और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया होती है, कि जब नर और मादा युग्मक का मिलन हो जाए। ठीक है, परागण में क्या होता है? यह एक अनिश्चित क्रिया है, और निषेचन क्या है? यह एक निश्चित क्रिया है। ठीक, परागण में इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। ठीक है ना, चूंकि आपको ये बहुत सिंपल तरीके से मालूम होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं बच्चों। ठीक, अगला है, यह एक बाह्य क्रिया है, यानी बाहर से होने वाली क्रिया है, क्या, पॉलिनेशन, परागण, और यह एक आंतरिक क्रिया है। ठीक है, परागण में क्या होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, और निषेचन में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, युग्मनज का निर्माण हो, मतलब सॉरी, ये जो परागण है इसमें जाइगोट थोड़ी ना बनेगा, तो इसमें परागण का क्या कहते हैं, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, बट इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। तो आपने देखा ना कि जो भी इसमें है इसी का सब कुछ उल्टा यहां पर है। तो बस अगर आपको इसमें शुरू के हर एक अंतर में आपको दो, मतलब कम से कम 3 याद रखना है। ठीक है ना, 3 आप याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर क्या है। लघु बीजाणुधानी बोले तो परागकोश, और गुरु बीजाणुधानी बोले तो बीजांड में क्या अंतर होता है। ठीक, तो देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है। तो लघु बीजाणुधानी में पराग कण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, परागकोश को कहते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणुधानी बोले तो बीजांड, तो बीजांड में क्या बनता है, मतलब बीजांड अंडाशय का भाग होता है। ठीक है ना, याद रखना। और लघु बीजाणुधानी में पराग कोश पुष्प के, यानी इसमें क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कह लें या पराग कोश कह लें, ये पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। और जबकि गुरु बीजाणुधानी कह लें या बीजांड कह लें, ये क्या होता है, मादा अंग भ्रूण कोश में, मतलब भ्रूण कोश में पाया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद अगला बात कर लें जो लघु बीजाणुधानी से संबंधित, तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, और गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर है, याद रखना। लघु बीजाणुधानी का मतलब परागकोश और गुरु बीजाणुधानी का मतलब बीजांड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला अंतर। अगला देखते हैं, अगला है कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर क्या है। देखिए कोश और पोष है, कोश का मतलब वो कमरा, कोश का मतलब कमरा, कक्ष, पोष का मतलब खाने वाला भाग जो पोषक होता है, पोषण से। ठीक है, तो भ्रूण कोश और भ्रूण पोष बोल रहा है, तो भ्रूण कोश जो होता है अगुणित होता है, बोले तो n। ठीक है, अब भ्रूण जो पोष होता है वो त्रिगुणित होता है, बोले तो 3n। क्या होता है, त्रिगुणित होता है 3n। और भ्रूण कोश जो होता है इसका विकास, मतलब विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। इसका जो विकास होता है किसका, भ्रूण कोश का, वो क्या होता है, इसका क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। और भ्रूण पोष का जो विकास होता है वो प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से होता है। और भ्रूण कोश की बात कर ले, ठीक है, तो यह मतलब यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। कौन, भ्रूण कोश। और यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। ठीक है, अगला है कि इसमें भोजन संचित नहीं होता, यानी भ्रूण कोश में, क्योंकि ये कक्ष होता है। ठीक है, जिसके अंदर भ्रूण कोश होता है, मतलब ये क्या है, खाने योग्य भाग होता है। और इसमें क्या है, भोजन संचित होता है, किसमें, भ्रूण कोश में। यानी जैसे भ्रूण कोश अगर देखा होगा आपने, खाने योग्य भाग होता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, काजू हो गया, बादाम हो गया, तो उसका जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूण कोश होता है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चों शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100 में 100% फिक्स मान के चलिए, इसको याद रखना, किसी ना किसी सेट में तो टपकेगा कि अंडाणु मतलब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। अब इसको शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर भी कह सकता है। ठीक है ना, तो देखिए शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के
बनने की प्रक्रिया होती है। और अंडाणु जनन क्या है? तो अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया होती है। और शुक्राणु जनन कहां होती है? वृषण टेस्टिस में होती है। अंडाणु जनन कहां होती है? ये अंडाशय में होती है। तो लिखेंगे पहला अंतर, यह प्रक्रिया वृषण में होती है और अंडाणु जनन तो यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है। और शुक्राणु जनन में इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। ये आपको परिभाषा में जो फिगर से अच्छे से बताए थे, 3 नंबर वाले में अच्छे से समझाया था कि जो शुक्राणु जनन की जो वृद्धि अवस्था है, दूसरी अवस्था है, वो अपेक्षाकृत छोटी होती है। बट अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि अवस्था बहुत क्या होती है? लंबी होती है, बड़ी होती है। और शुक्राणु जनन में प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु? 4 शुक्राणु। जबकि इसमें प्राथमिक उसाइट, असाइट नहीं, यहां उसाइट होगा, प्राथमिक उसाइट से 1 अंडाणु बनता है। ठीक है। और शुक्राणु जनन क्या? इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, जबकि इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। ठीक है ना? याद, मतलब याद आ गया, सब कुछ समझ में आ गया ना? क्लियर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए आपका पहले दूसरे चैप्टर में से रिलेटेड ज्यादा अंतर है और एक आपका पीछे चले जाओ पर्यावरण वाले चैप्टर में ज्यादा अंतर है। बीच में अंतर वाले क्वेश्चन नहीं है, इक्के दुक्के हैं, बस याद रखना। अगला है वंशागत तथा उपार्जित लक्षण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट वाले ही ज्यादातर हमने रखे हैं बच्चों कि वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण में क्या अंतर है। ठीक है। देखिएगा ये आपका लैमार्कवाद डार्विनवाद जहां से है वहीं से है, और लैमार्कवाद डार्विनवाद भी देखेंगे वो कुछ ज्यादा ही पूछता है। तो वंशागत लक्षण क्या है? देखिए वंशागत तो नाम ही है वंशागत। ठीक। तो वंशागत लक्षण बच्चों जिनका संबंध क्या है? गुणसूत्र से होता है, जीन से होता है। तो ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, वंशागत लक्षण। और उपार्जित लक्षण में ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे व्यक्ति भी ठंडे प्रदेश में काम करेगा, सेब जैसे अभी चले जाओ, क्या है कश्मीर में तो सेब की तरह गाल लाल लाल हो जाएंगे। वहीं साउथ इंडियन में चले जाओ, दक्षिण भारत में तो तापमान थोड़ा गर्म होता है, तो वहां कलुआ कलुआ ज्यादातर, वहां सांवले लोग आप देखिए, साउथ की मूवी वगैरह देखिए, ठीक है, उसमें सांवले लोग आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। ठीक। तो वहां तो ये होता है कि जलवायु पर निर्भर करता है। और वंशागत में अगला कि लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे, किसमें? वंशागत लक्षण के बारे में। और उपार्जित लक्षण क्या है? लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया था, यानी लैमार्क ने अपना जो नियम दिया था वो उपार्जित लक्षण के बारे में ही दिया था। वंशागत लक्षण में ये वंशागत होते हैं बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, और जो उपार्जित लक्षण है ये वंशागत नहीं होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं। अब जैसे हाथ पैर किसी का कट गया, ठीक है, किसी चोट लगने के कारण उसका अंग डिसबैलेंस इधर उधर हो गया, तो वैसा तो है नहीं कि उनके संतानों में भी वही जाएगा, लूली लंगड़ी पैदा होंगी ना, बिल्कुल ना। वंशागत लक्षण में ये जीव के जनन द्रव्य से में प्रभावित होते हैं, बट उपार्जित लक्षणगत ये जीव के देह द्रव्य से देह द्रव्य में प्रभावित होते हैं। ठीक है। यानी इनका क्या है, अगर बात कर लें तो ये जीन हमने बताया ना कि जो शारीरिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर बनावट से क्या कुछ नहीं, जबकि इनमें क्या होता है, रंग रूप आकार इन पर निर्भर करता है। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, ये तो और भी ज्यादा लाजवाब है। ठीक है, कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। अभी जो अंतर आपने देखा वैसे ही है, बट सेम नहीं, क्योंकि वो लैमार्कवाद डार्विनवाद वाले चैप्टर से था। बट यहां पर ये जो है, ये आप जो क्या कहते हैं वंशागत वाला है, जो आनुवांशिक रोगों से संबंधित। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, कई नाम है उसका। ठीक। तो ये जन्म से ही मौजूद होती है, और उसके बाद यह प्रतिरक्षा जो इसमें उपार्जित होता है ये जन्म के बाद मौजूद होती है। ठीक है। यह शरीर की सामान्य प्रक्रिया है, जो क्या है, सहज प्रतिरक्षा है, यह शरीर की सामान्य प्रक्रिया, जबकि ये शरीर की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। सहज प्रतिरक्षा में
कि इस क्या होता है, इसमें किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देती हैं। यानी इसमें शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो इसमें जो प्रतिरक्षा होती है उन रोगों को नष्ट कर देती है। बट उपार्जित प्रतिरक्षा में इसमें क्या होता है, जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उन्हें पहचान करके उन्हें मारती है। यानी स्मृति ये टी तथा बी कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, अगला सहज प्रतिरक्षा, ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं और ये क्या है, स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत लार हो गया, ठीक है, उसके बाद WBC हो गया जिसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। त्वचा खुद एक शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक। और इसमें क्या हो जाता है, टीका, जैसे टीका हो जाता है, जैसे सर्प किसी को डस ले, या कोवैक्सीन अभी कोविड में टीका लग रहा था कोरोना काल में, तो ये क्या है, जन्म के बाद ही शरीर में तो प्रवेश होती है, जबकि ये जन्म से रहती हैं। जैसे लार हो गया, त्वचा हो गया, साथ ही साथ अभी हमने क्या बताया, WBC हो गया, ये तो जन्म से ही रहेंगी ना, तो वही चीज है। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम फिक्स कर लीजिए बबुआ, एकदम से फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। देखिए डीएनए की बात करें और आरएनए में, डीएनए तो इसमें कहां पाया जाता है, केंद्रक में, आरएनए कहां, कोशिका द्रव्य में। डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इस तरह से होता है ना कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए में इसकी मतलब एक, यानी इसकी संरचना इस तरह से एकल होती है, एकल सूत्री। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा, ठीक है ना। डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है, ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3 मिलता रहेगा, चौथा यूरेसिल हो जाता है, तो यूरेसिल क्षार पाया जाता है। यह समस्त जीवधारियों में एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। और लिखना चाहते थे तो लिख सकते हो कि ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, बट ये क्या हो, हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। चलिए बबुआ आप जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्री डीएनए, यह भी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लगातार। तो देखिए प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए क्या होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए यह आकार में छोटा होता है, पूछा जाता है प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड क्या है, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए तो ये प्रमुख क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, साइज में छोटा, यानी आकार में छोटा होता है, ठीक। और गुणसूत्री डीएनए क्या है, ये आकार में बड़ा होता है, यहां छोटा नहीं बड़ा लिखना, बड़ा होता है। और प्लाज्मिड डीएनए ये संख्या में 1 से लेकर 100 या अधिक हो सकते हैं इससे, और इसमें संख्या में ये क्या होता है, 1 होता है। और प्लाज्मिड डीएनए इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, और गुणसूत्री डीएनए में इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मिड डीएनए एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है, और गुणसूत्री डीएनए में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो जीवित रहने के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। और इसमें जीवित रहने के लिए क्या है, ये गुणसूत्री डीएनए क्या है, जरूरी है, ठीक, नोट कर लीजिए। बस देखते चलिए क्या नोट करेंगे। अगला देखते हैं, अगला है कि कपि तथा मानव में अंतर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित लिखा है यहां अंतर देखिए। अब देखिए क्या अंतर है, कपि तथा मानव में अंतर क्या है, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों अंतर वाला, कभी कभार वैसे ही पूछ लेता है कि मानव तथा
कपि के बारे में समझाइए या टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, या इनकी तुलना कीजिए, बहुत तरीके से पूछता है। तो मानव और कपि में क्या अंतर होता है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। कपि के अग्रपाद यानी अगले जो पैर होते हैं, ठीक, किसमें, कपि में, वो लंबे तथा घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं। देखा होगा उनके घुटने के नीचे तक रहते हैं, बैठे जब रहते हैं। और मानव में कपि की अपेक्षा मानव के अग्रपाद छोटे होते हैं तथा घुटनों के ऊपर ही। अग्रपाद से मतलब ये वाला आगे की यानी हाथों की बात कर रहा है इसमें। और मनुष्य जब इस तरह से खड़ा हो जाएगा तो घुटनों के ऊपर ही तो रहेगा, नीचे थोड़ी ना जाएगा। अगला है, कपि जो है इनका अंगूठा छोटा होता है तथा अंगुलियों के समानांतर होता है, ठीक है। और जबकि मनुष्य में अंगूठा अधिक विकसित और अंगुलियों के साथ समकोण पर होता है, ठीक है ना, यूं देख सकते हैं अंगूठा एकदम समकोण पर ऐसे ही रहेगा। अगला है कि कपि में मादा के स्तन उभरे हुए नहीं होते हैं, यानी इनमें स्तन का विकास नहीं होता है। जबकि मानव में क्या होता है, स्तन उभरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान देना, यहां कपाल गुहा का औसतन आयतन, एक मिनट, इसमें दे दिया है। देखिए इसमें भौहें पतले तथा अपेक्षाकृत आंखों के पास होती है, इसमें थोड़ा भौहें, ठीक है, मतलब ऐसा है कि देखिए इनमें आंखों के पास होती हैं, बस इनमें भौहें थोड़ा क्या है, विकसित होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनका मतलब जो कपि होते हैं उनमें थोड़ा इनसे ज्यादा, इनमें तो एकदम पास होता है, इनमें थोड़ा पतली की बजाय मोटी होती हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। ये लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, जैसे इसमें मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है तो इसमें विकसित होता है। अब देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाला बच्चों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर लिखिए। या इसमें पूछता है कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद को जिराफ का उदाहरण देकर के मतलब लैमार्कवाद और डार्विनवाद को, ठीक है, उदाहरण के द्वारा दर्शाइए, ठीक है ना। जिराफ और सर्प वाला भी देता है बट ज्यादा जिराफ वाला। तो लैमार्कवाद में देखिए क्या है, लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद के थे। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी गर्दन ऊपर खींचना पड़ता था और वे टांगों को उचक उचक कर मतलब उचका कर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते थे। ये पहली बात बताई किसने, लैमार्क ने। तभी तो इन्होंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उचकते हुए आगे की टांगे लंबी हो गई, गर्दन भी ऊंची होती चली गई। तो ये कहा लैमार्क ने। बट डार्विन ने क्या कहा कि जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाइयां भिन्न भिन्न थी, यानी लंबाई में या भिन्नता विभिन्नता के कारण थी, ठीक, वेरिएशन के कारण, यानी इनके अनुसार लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले दोनों थे। और यह विभिन्नता जो थी वो आनुवांशिक थी, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी कारण से। अगला पॉइंट इसमें जो इन्होंने कहा कि जिराफों की संतति में यानी संतानों में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक थी और इन्हें भी पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ता था। मतलब धीरे धीरे ये और विकसित होते चले गए। बट इसमें क्या था, इन्होंने बताया कि जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए, यानी धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो ये इन्होंने बताया जिराफ को लेकर के, ठीक। पहले इतना देख लो एक बार अच्छे से, फिर अब थोड़ा सा और है। यहां पर देखिए लैमार्क ने बताया इस प्रकार गर्दन व टांगों के अधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। बट या डार्विन में कहा कि इस प्रकार प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रहे, मतलब बाकी क्या है, नष्ट हो गए, ठीक। यानी संघर्ष में, ठीक है ना, संघर्ष स्पर्धा में जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल पाए वही जीवित रहे, बाकी मर गए, इन्होंने बताया। आगे है, लैमार्क ने बताया लैमार्क जो होता है प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के पक्ष में था, जबकि डार्विन ने यह बताया था कि जो जीव सक्षम होगा वह स्वयं ही जीवित रह ले, ठीक है, उसके लिए जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं।
अगला है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। देखिए उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर क्या होता है, बहुत सिंपल है, कोई भी बनाकर लिख सकता है बच्चों। उत्पादक क्या होते हैं भाई, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि निर्भर होते हैं जैसे उत्पादक पर। ठीक है, तो ध्यान देना, उत्पादक क्या होते हैं, ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उत्पादक यानी जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और उपभोक्ता ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। उत्पादक ये स्वपोषी जीव होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, ये परपोषी जीव होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर करना। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे व जीवाणु आदि शामिल हैं। उपभोक्ता में इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल हैं। उत्पादक में ये एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें बताया ना कई आते हैं। उत्पादक में इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्णहरित होता है ना, क्लोरोफिल की सहायता से ही तो भोजन बनाते हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। चलिए देख लीजिए इसको भी। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है बच्चों खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला में हमने बताया था कि जब एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है और उसे भी किसी अन्य जीव को मारकर खाया जाता है, तो इससे एक श्रृंखला बन जाती है, वो श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होती है, एक दिशिक होती है, ये हमने मॉडल पेपर में भी बताया था, ठीक है, तो वो खाद्य श्रृंखला होती है। बट खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें जब कोई एक जीव एक ही टाइम पर भोजन के लिए किसी एक जीव पर निर्भर ना हो, कई स्रोतों से भोजन प्राप्त करे, तो वो खाद्य जाल कहलाता है। और ये भी हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बखूबी समझा था। जैसे कुत्ता हो गया, तो कुत्ता मतलब कई एक स्रोत से तो भोजन पाएगा नहीं, वो मांसाहारी भी है, यानी वो क्या है, मांस को भी खा सकता है। वो क्या है, क्या जैसे होता है ना कि दाल चावल साग सब्जी उनको भी खा सकता है, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अन्य जीव मतलब जो क्या है साग सब्जी उसको भी खा लें, ठीक है ना, और जैसे होता है अनाज उसको भी खा लें, मांस वाली चीज उसको भी खा लें, तो ये होता है, इससे एक जाल बन जाता है, वो खाद्य जाल होता है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक दिशा में ऊर्जा बहती है। जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को ठीक है बास, बास को बाघ, ये ऐसे ही, ठीक। और खाद्य जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक नहीं होता, यानी एक डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक टाइम एक ही समय में कई स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें मतलब कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, मतलब एक कड़ी टूटी तो श्रृंखला अलग हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट इसमें कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होगी, भाई एक जगह से भोजन नहीं पाएगा दूसरी जगह से मुंह मारेगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र के जैविक घटक के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी देता है, और खाद्य जाल जैविक घटक के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। ये छोटी जानकारी देगा, वो बड़ी। ऊर्जा प्रवाह की गणना इसमें सरल है, इसमें ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल है, ठीक है, बिल्कुल जटिल, क्योंकि इसमें ऊर्जा इस तरह से चलती है, और इस वाले में तो एक टाइम में ऐसे, वो एक टाइम में यहां जाएगा, एक टाइम में यहां जा सकता है, एक टाइम में ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जीव इससे भी भोजन ले सकता है, ये ऐसे भी, ये इससे भी कहीं, ये इससे भी भोजन ले सकता है, कोई यहाँ है तो इससे, ऐसे जाल बन जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, एक जीव के केवल एक पोषक स्तर प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ पे कि घास है, फिर टिड्डा है, मेढक है, तो ये एक पोषक स्तर को बताएगा। इसमें क्या है, एक जीव के अधिक पोषक स्तर को, जैसे भी हमने बताया ना कि यहां पर कुत्ता ले लो, तो ये जैसे क्या है, यहां पर मान लेते हैं साग सब्जी से कोई बनी चीज है उसको भी खा सकता है, यहाँ पे क्या है अनाज वाली चीजें हैं उसको भी खाएगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है मांस रखा है तो इसको भी खाएगा। तो एक टाइम में ये कई पोषक यानी अधिक पोषक
स्तर को बता रहा है ना, तो याद रखना। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, उत्पादक तथा अपघटक में अंतर। उत्पादक तथा अपघटक में अंतर, देखिए क्या होता है। उत्पादक का मतलब हमने बताया हरे पेड़ पौधे। अपघटक क्या होते हैं, जो ये भी जैविक घटक में आते हैं तीसरे नंबर पे। पहले पे उत्पादक है, दूसरे पे उपभोक्ता, तीसरे पे अपघटक। और ये क्या होते हैं, ये उत्पादक और उपभोक्ता को, परिभाषा पूछता है अपघटक की, तो अपघटक क्या है, जो उत्पादक और उपभोक्ता को क्या करते हैं, जैसे अपघटित करके, यानी उनके मृत शरीर को अपघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उप अपघटक में ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, तो ये विषम पोषी होते हैं। उत्पादक में इनमें खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, यानी इन्हीं से खाद्य श्रृंखला शुरू होगी। घास फूस, हरे पेड़ पौधों की शुरुआत, यानी श्रृंखला की शुरुआत यहीं से होती है। और ये प्रायः क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला का समापन करते हैं, क्योंकि यहीं से अंत हो जाता है। पेड़ पौधों को भी एकदम सड़ाकर गलाकर खा जाना इन्हीं का काम है, तो यहां पर समापन होता है, शुरुआत नहीं। शुरुआत यहां से होती है, हरे पेड़ पौधों से। ये खाद्य श्रृंखला में खनिज लवण के प्रवाह की शुरुआत करते हैं, और ये खनिज लवण का पुनर्चक्रण करते हैं, ठीक है, और चक्रण करके इन्हें मुक्त कर देते हैं। उदाहरण में जैसे पेड़ पौधे हो गया, हरित नील हरित शैवाल हो गया, ये चीज। और इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि, ये सभी आते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। आप लोग बढ़िया तरीके से पेपर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही है। यही कारण है कि रेगुलर उस तरह से ढंग से वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, हमने सब कुछ करवा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। अब आप के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से, आप कितने भाई, आपने कितना मेहनत किया, पेपर को किस तरीके से करके आते हो। बाकी हमारी दिल से दुआएं हैं, ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, ठीक है ना। उसके बाद मिलते हैं, ठीक हो सकेगा, अगर टाइम मिलेगा तो एक आध वीडियो और आ जाएगी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जमकर फोड़ के आइएगा।